तो कैसे हो मेरे भाई बंधु। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी स्टडीज प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। आज हमारा क्लास 10 बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 8 है लाइफ प्रोसेस का। इसके अंदर हम लोग कवर कर चुके हैं डाइजेशन और न्यूट्रिशन वाले प्रोसेसेस को। आगे आज हम कंटिन्यू करते हुए चलेंगे रेस्पिरेशन के ऊपर और समझेंगे रेस्पिरेशन होती क्या है, किन किन एनिमल्स में या फिर ह्यूमंस के अंदर रेस्पिरेशन प्रोसेस होता कैसे है। बेसिकली यहाँ पे दो कंफ्यूजन रहता है ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन को लेकर। ठीक है, बच्चों के अंदर कि वो लोग समझते हैं कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन प्रोसेस एक ही है। ठीक है, बट दे आर नॉट सेम, दे आर डिफरेंट। तो उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले कुछ यहाँ पे कुछ हम क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए। तो व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक? सिंपल इसका एग्जाम्पल से आप समझा सकते हो या फिर डिफरेंसेस भी बता सकते हैं कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आपका बेसिकली हो जाएगा प्लांट्स के अंदर जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, न्यूट्रिएंट अपना खुद पूरा करते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। हेटेरोट्रॉफिक जो उन पर डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बनाने वाले जो प्लांट्स होते हैं उन पे डिपेंडेंट रहते हैं और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वाले एनिमल्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक, बात करते हैं दूसरे की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? वेयर डू प्लांट गेट्स ईच ऑफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस? तो यहाँ आपको सिंपल आपको बताना है कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट होती है वो प्लांट्स कहाँ कहाँ से पूरा करती है। तो पहली बात तो यहाँ मैं लिख देता हूँ वाटर। ठीक है, वाटर कहाँ से मिलेगा उनको? या तो रेन वाटर हो सकता है। ठीक है, या तो रेन वाटर अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड में है तो वहाँ पे फार्मर्स उसको डेली वाटरिंग करते रहेंगे, ये हो सकता है। या फिर अगर उनको मिनरल्स पूरा करना हो, मिनरल्स कहाँ से मिलेगा उनको? तो मिनरल्स उनको फर्टाइल सॉइल से मिलेगा। ठीक है, सॉइल यहाँ पे खाली लिख दे रहा हूँ। ठीक है, सॉइल से वाटर मिल सकता है क्योंकि सॉइल भी वाटर को अब्जॉर्ब के रखती है ताकि वो प्लांट तक पहुँचा सके उसको। ये हो जाएगा। फिर क्या होता है? फिर मेन आता है सनलाइट। ठीक है, सनलाइट आपको सन से मिल जाएगा। और बची बात कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड हम एनिमल्स उनको दे देते हैं। तो दीज आर द रॉ मटेरियल्स विच दे गेट फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट रीजन। ठीक है, चलो। तो ये डिस्कस हो गया सेकंड क्वेश्चन। व्हाट इज द रोल ऑफ द एसिड इन आवर स्टमक? अब यहाँ पर बढ़िया क्वेश्चन पूछा है कि जो एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसका हमारे स्टमक में क्या काम? पहली बात तो ये समझिए कि स्टमक के अंदर जो एसिड होता है, ठीक है, वो हमारा बेसिकली काम आता है फूड को डाइजेशन करने में। पूरा डाइजेस्ट नहीं करता है बट उसको जल्दी प्रोसेस करवाने के लिए एसिड उसको जल्दी से पचाने के लिए क्या करता है? ठीक है, स्टमक एसिड रिलीज करता है जिसके कारण फूड जल्दी से डाइजेशन कंप्लीट कर सके। ठीक है, विद इन 2 to 3 आवर्स के अंदर। और जब भी हमें बाद में भूख लगे तो वो पूरा प्रोसेस हो जाए। ठीक है, तो ये बात होती है। और दूसरी बात, एसिड इसलिए स्टमक में प्रोड्यूस होता है, ठीक है, ताकि फूड को क्या कर सके वो फूड के अंदर के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको ब्रेक डाउन कर सके बहुत जल्दी, ताकि जितने भी और एंजाइम्स है वो अपना काम एफिशिएंटली कर सके। इसीलिए स्टमक के अंदर एक और एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि प्रोटीन को क्या करता है? ब्रेक करने में हेल्प करता है। ठीक है, फिर प्रोटीन डाइजेस्ट आगे जाकर होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब यहाँ क्या बोला गया है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम? अब डाइजेस्टिव एंजाइम्स का क्या काम है कि वो डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को फूड के अंदर से डाइजेस्ट कर सके और अपने बॉडी पार्ट्स तक पहुंचा सके, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन। तो मेजर ये तीन न्यूट्रिएंट्स को ये क्या करते हैं? डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं और ताकि उनका जो भी सिंपलर सब्सटेंस है वो हमारे बॉडी तक पहुंच सके। ठीक है, और उसका हेल्प करने के लिए एसिड होता है ताकि वो अपना डाइजेस्टिव एंजाइम अपना अच्छे से काम कर सके, उसके लिए एसिड स्टमक के अंदर मौजूद है। ठीक, फिर क्या होता है? हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड? अब कैसे हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन है कि वो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर सके?
तो सिंपल यहाँ पे दो चीज़ हम समझेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आपके पास क्या होता है, विलाय होता है, ठीक है, स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। वो क्या कर देता है, जब भी स्टमक से इंटेस्टाइन में खाना आता है, फूड आता है, तो वो सरफेस एरिया बढ़ा देता है ताकि जब डाइजेस्टिव एंजाइम्स सारे काम करें फूड के ऊपर, तो जैसे-जैसे हमारा कार्बोहाइड्रेट ब्रेक हो रहा है, प्रोटीन ब्रेक हो रहा है, फैट ब्रेक ब्रेक हो रहा है, तो जैसे ही ये सब ब्रेक हो, तो वो क्या कर सके, विलाय उसको एब्ज़ॉर्ब कर सके और विलाय के साथ ही, स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ ही ब्लड वेसल चलता है। तो वो विलाय फूड को एब्ज़ॉर्ब कर कर ब्लड वेसल तक खाना पहुँचाता है और ब्लड वेसल बाकी सारे बॉडी पार्ट्स तक जो भी जिस बॉडी पार्ट को जिस टाइप का न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होता है वो वहाँ पे जाके पहुँचा देता है। ठीक है। तो ये सारी बातें हम पिछले क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, उसी के ऊपर ये क्वेश्चन बनाए गए हैं प्रॉपर। ठीक है। तो ये बात हो गई हमारे क्वेश्चंस। अब हम लोग चालू करेंगे रेस्पिरेशन प्रोसेस। उससे पहले हम 2 एक्टिविटी को जानेंगे, ठीक है? ताकि आपको रेस्पिरेशन प्रोसेस पूरा समझ आए। उससे पहले मैं थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूँगा आपका कि रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग प्रोसेस में डिफरेंस क्या है? ब्रीथिंग के अंदर आप खाली एयर इनटेक और आउट कर रहे हैं, ठीक है? एयर आपकी बॉडी से खाली इन और आउट चल रहा है इन ब्रीथिंग प्रोसेस। बट इन रेस्पिरेशन वो इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन के बीच में क्या प्रोसेस क्या हो रहा है, वो हमारा रेस्पिरेशन का पूरा मामला है। मान लीजिए आपने ऑक्सीजन को इनटेक किया, इन्हेल किया और हम लोग बोलते हैं कि एक्सहेल CO2 करते हैं, ठीक है? अब ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाने के बाद लंग्स से कैसे एक्सचेंज हो रहा है, लंग्स में एल्वेलाई कैसे वो एक्सचेंज कर रहा है ऑक्सीजन को CO2 से, उस पूरे प्रोसेस को रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है? कैसे हमारा लंग एक्सचेंज कर रहा है गैसेस को, वो पूरा प्रोसेस हमारा रेस्पिरेशन, ठीक है? Take some freshly prepared lime water in test tube. Blow air through this lime water. Note how long it takes for the lime water to turn milky. Use syringe of Pichkari to pass air through some fresh lime water. Note in another test tube. Taken in another test tube. ठीक है. Note how long it takes for this lime water to turn milky. What does this tells us about the amount of carbon dioxide in the air that we breathe out. तो यहाँ पे दो बातें बोली गई हैं। एक आपको पिचकारी के थ्रू क्या करना है, लाइम वाटर पे एयर डालना है और एक अपने माउथ से डालना है। दोनों में चेक करना है कि किसमें जल्दी से क्या होता है, मिल्की टर्न हो जाता है, क्योंकि लाइम वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलाने के बाद हमारा मिल्की सब्सटेंस बनता है, ठीक है? तो वो हमें ऑब्जर्व करना है और ये पता लगाना है कितना अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एक ब्रीथ में होता है, ब्रीथ आउट में होता है, ठीक है? तो ये एक छोटा सा टेस्टिंग है, आप कर सकते हैं। टेक सम फ्रेश फ्रूट जूस, sugar solution and add some yeast to this. Take this mixture in the test tube fitted with one hole cork. Fit the cork when with the bent glass tube. Dip free end of the glass tube in the test tube containing freshly prepared lime water. What change is observed in the lime water and how long does it take for this change to occur? What does this tells about the product of fermentation? अब यहाँ पे क्या बोला गया है, एक जगह आपको एक टेस्ट ट्यूब में क्या करना है, आपको फ्रूट जूस बनना है, ठीक है? या एक टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या करना है, आपको फ्रूट जूस बनना है, उसके ऊपर क्या लगाना है, आपको कॉक लगाना है, ठीक है? सिंपल सा कॉक लगाना है विथ स्मॉल वन होल। उस होल के थ्रू आपको क्या लेना है, एक बेंट ग्लास ट्यूब लेना है, ठीक है? एक बेंट ग्लास ट्यूब लेना है, कुछ ऐसा दिखता है वो। उसका जो फ्री हैंड है वो क्या करना है आपको, उसको क्या करना है, एक ग्लास ट्यूब के अंदर क्या करना है, डाल देना है, जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर लाइम वाटर फिट है, ठीक है? लाइम वाटर है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखना है कि क्या चेंजेस आते हैं, उस चेंजेस के साथ आपको कुछ ऑब्जर्वेशन करनी है, ठीक है? चलो, तो ये 2 एक्टिविटीज़ हो गई हैं, आप कर सकते हो, ठीक है? अब इससे होगा क्या वो देखना है, ठीक है? We have discussed nutrition in organism in last section.
The food material taken in during the process of nutrition is used in cells to provide energy for the various life processes. Diverse organisms do this in different ways. Some use oxygen to break down glucose completely into carbon dioxide and water. Some use other pathway that do not involve oxygen. अब यहाँ बोला क्या गया है कि हम लोग ने पिछले सेक्शन के अंदर न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस किया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि फूड मटेरियल जो भी हम ले रहे हैं वो क्या हो रहा है, प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन के थ्रू क्या हो रहा है, हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है फॉर डूइंग वेरियस ऑफ लाइफ प्रोसेस। ठीक है, जो भी हम लोग ने फूड से न्यूट्रिशन निकाला वो हमें हेल्प कर रहा है, वो हमें एनर्जी दे रहा है सारे लाइफ प्रोसेस को क्या करने में, अच्छे से फंक्शन करने में। अब जो भी डाइवर्स ऑर्गेनिज्म होंगे उनके पास एक से ज़्यादा तरीके होंगे, एक से ज़्यादा वे होंगे कि वो ऑक्सीजन का यूज़ कर कर ग्लूकोज को कम्प्लीटली ब्रेक डाउन कर दें इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बट कुछ और ऑर्गेनिज्म उसको बिना ऑक्सीजन के इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से भी कर सकते हैं। इन ऑल द केसेस फर्स्ट स्टेप इज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। तो जितना भी स्टेप हम लोग ने देखा अभी उसके अंदर सबसे पहला स्टेप यही है कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो, जो कि एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, उसको 3 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पायरुवेट बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि पहला स्टेप किसी भी फूड को ब्रेक डाउन करने का क्या है, ग्लूकोज को क्या करे, एनर्जी अगर चाहिए तो क्या करना है आपको, ग्लूकोज को ब्रेक करना है पायरुवेट में। ठीक है, अब ये जो ग्लूकोज का पायरुवेट में जो ब्रेकडाउन होता है ये बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है, इसको आप हायर क्लास में स्टडी करोगे। ठीक है, दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। अब ये जो प्रोसेस होता है हर सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर चल रहा हो। फर्दर द पायरुवेट में बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या होता है, या तो ये पायरुवेट आपके पास इथेनॉल में कन्वर्ट हो सकता है या तो ये कार्बन डाइऑक्साइड भी बन सकता है। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। अब ये जो प्रोसेस जो अभी हम लोगों ने बताया ये आपका ईस्ट के अंदर चलता है। सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर ऑक्सीजन। अब इसके अंदर तो कोई ऑक्सीजन का कोई सोर्स है नहीं, तो वहाँ पर ये जो प्रोसेस चल रहा है वो विदाउट ऑक्सीजन चल रहा है। ठीक, बिना ऑक्सीजन के प्रोसेस चल रहा है, विदाउट ऑक्सीजन ये प्रोसेस चल रहा है। तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एन एरोबिक रेस्पिरेशन बोल सकते हैं। तो रेस्पिरेशन का आपको यहाँ पे एक डेफिनेशन प्रॉपर मिल गई होगी कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एन एरो सॉरी रेस्पिरेशन बोलेंगे। इसके अंदर जब भी अगर विदाउट ऑक्सीजन कोई भी आपका क्या हो रहा है, ग्लूकोज ब्रेक हो रहा है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोल सकते हैं, एन एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, ये बोल सकते हैं। अब ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट यूजिंग द ऑक्सीजन टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है दो चीज़ का। क्या है वो दो चीज़, मैं यहाँ पे बताता हूँ। मान लीजिए ये जो प्रोसेस चल रहा है, जैसे हम लोग यहाँ पे डिस्कस किया, ये ईस्ट के अंदर, इसके अंदर विदाउट ऑक्सीजन प्रोसेस चल रहा है। और ये सारी ब्रेकडाउन कहाँ पर हो रहा है आपका, ये सारा ब्रेकडाउन हो रहा है आपका साइटोप्लाज्म में। ठीक, अगर यही ब्रेकडाउन आपका विद ऑक्सीजन हो रहा हो, ठीक है, विद ऑक्सीजन हो रहा हो, ये कहाँ चलेगा आपका, माइटोकॉन्ड्रिया में, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया वाले रीजन के अंदर ये आपका ब्रेकडाउन होगा। और इस वाले ब्रेकडाउन को हम क्या बोल सकते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन। A process breaks up the 3 carbon pyruvate molecule to give 3 molecules of carbon dioxide. The other product is water. Since this process takes place in the presence of air and oxygen, it is called aerobic respiration. ठीक है, तो ये बात हो गई कि यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल जो पायरुवेट है वो कन्वर्ट हो रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड, 3 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, बाकी जो प्रोडक्ट बन रहा है वो आपका वाटर। अब ये ब्रेकडाउन आपका इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। द रिलीज ऑफ एनर्जी इन दिस एरोबिक प्रोसेस इज अ लॉट ग्रेटर देन इन द एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब यहाँ पे क्या बात बोली गई है कि इन दोनों में जो एनर्जी हमें प्रोवाइड होगी, इन दोनों के अंदर जो भी एनर्जी का फॉर्मेशन होगा
किसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा रिलीज होगी। तो यहाँ पे बात करते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर एनर्जी रिलीज जो होगा बहुत कम अमाउंट में होगा, बट एज इन कंपेयर करें हम एरोबिक रेस्पिरेशन में, वो ज़्यादा जल्दी से और ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। समटाइम्स व्हेन देयर इज लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल सेल्स अनदर पाथवे फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट इज टेकन। अब बात करते हैं अपने मसल्स की। अब मसल सेल्स के अंदर क्या होता है, जब भी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो वहाँ पे एक दूसरा पाथवे वो फॉलो करता है पायरुवेट को ब्रेक डाउन करने। देखिए अल्टरनेट क्या प्रोसेस है कि ग्लूकोज से पहले पायरुवेट में होगा कन्वर्जन, और पायरुवेट आगे जाकर एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। तो मसल सेल्स के अंदर क्या होता है कि वो पायरुवेट को ब्रेक डाउन करने के लिए एक दूसरा पाथवे फॉलो करता है, और जिस पाथवे के अंदर क्या होता है, पायरुवेट आपका लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, which is also a 3 carbon molecule. This build up of lactic acid in our muscles during certain activity causes cramps. अब यहाँ पर क्या होता है, जब भी मसल्स के अंदर क्या होता है, आपका लैक्टिक एसिड का जो भी मात्रा है वो कम हो जाए, ठीक है, अगर जब भी आपके बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड की मात्रा कम हो जाए तो वहाँ पर क्या होता है कि बॉडी के अंदर सडन क्रैम्प आ जाता है। क्यों क्रैम्प आता है, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो गई और पायरुवेट लैक्टिक एसिड बना है। लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन आपको क्या करवाता है, क्रैम्प दिलवाता है। तो जब भी आपको क्रैम्प आए तो ध्यान रखिएगा कि प्रोसेस क्या हो रहा है उसके अंदर का। आपको बहुत बार क्रैम्प आए होंगे, ठीक है, आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, बैठे बैठे कभी कभी नस चढ़ जाए या फिर हल्का सा जब भी चलते चलते कोई एक्टिविटी करते करते हल्का सा क्रैम्प आ जाए, बहुत बुरा वाला दर्द होता है। ठीक है, अगर किसी को आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। ठीक है, चलो अब यहाँ पर ये प्रोसेस हो कैसे रहा है वो देखिए। ठीक है, यहाँ पे 3 प्रोसेस हम बात करेंगे। एक आपका एरोबिक रेस्पिरेशन, एक आपका एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एक आपका लैक ऑफ ऑक्सीजन, नॉट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बट लैक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो देखें यहाँ पर आपका 6 कार्बन ग्लूकोज है। ठीक, साइटोप्लाज्म में ब्रेक होगा आपका पूरा पायरुवेट। ठीक, पायरुवेट आपका क्या होगा, साइटोप्लाज्म में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर क्या होगा, ये 3 अलग अलग प्रोसेस में 3 अलग अलग जगह हमें यहाँ बताई गई है एनसीईआरटी के हिसाब से, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में मेथड से आपका रेस्पिरेशन होता है। अब यहाँ देखिए, पायरुवेट आपका साइटोप्लाज्म के अंदर कन्वर्ट होगा, फिर क्या होगा, ये पायरुवेट ब्रेक होगा इन द ईस्ट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो क्या बनाएगा, इथेनॉल बनाएगा। ठीक है, इथेनॉल का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, CH3CH2OH। ठीक है, और क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा और एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, फिर क्या होगा, अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन हुआ इन द मसल सेल्स तो क्या करेगा, लैक्टिक एसिड बनाएगा और एनर्जी का रिलीज करेगा। और लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन अगर मसल सेल्स के अंदर हो जाएगा तो अभी देखा हम लोग को क्रैम्प भी आ सकता है। ठीक है, चलिए, अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर पायरुवेट ब्रेक हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी का रिलीज। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 पाथवे हो गए जिसके थ्रू पायरुवेट क्या हो सकता है, ब्रेक। ठीक है, ये तीनों आपको पूरा मेथड अच्छे से ध्यान रखना है। समझा दिया है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप बिना देखे भी इस पूरे चीज़ को खुद अपने कॉपी के ऊपर ड्रॉ करके देख सकते हैं। ठीक है, एक बार इसको रिवाइज कीजिएगा, उसके बाद एक पेन पेपर लेकर बैठकर उसको पूरा सा अच्छे से समझिएगा। ठीक है, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन इज इमीडिएटली यूज टू सिंथेसाइज a molecule called ATP, which is used to fuel all other activities in the cell. In these processes, ATP is broken down, giving rise to a fixed amount of energy which can drive the endothermic reactions taking place in the cell. अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो भी एनर्जी रिलीज हो रहा है ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन, वो क्या होगा, इमीडिएटली यूज होता है एटीपी को सिंथेसाइज करने। ठीक है, एटीपी को सिंथेसाइज करने के लिए सेलुलर रेस्पिरेशन में जो भी एनर्जी बनती है वो एटीपी सिंथेसाइज करने के लिए यूज होता है। ठीक है, जिसको हम लोग बाद में अदर एक्टिविटीज में यूज करते हैं इन द सेल। इन दिस प्रोसेस एटीपी क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है टू गिव राइज टू द
fixed amount of energy that can which can drive the endothermic reaction taking place in the cell। जो कि जितने भी एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहे हैं सेल के अंदर उसको क्या करेगा, हेल्प करेगा प्रोसेस करने में। आई होप आपको ये बात सारी समझ आई। तो ये था हमारा रेस्पिरेशन का इंट्रोडक्शन। आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे रेस्पिरेशन प्रोसेस ह्यूमन बींग्स के अंदर होता है और समझेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।